ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अभी हमने जो पढ़ा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर यूजिंग लास्पियर पाशे एंड फिशर पैटर्न, मतलब वेटेड एवरेज का यूज करके हमने इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया है। अब देखो, मैं सिर्फ पहले डिस्कस कर रहा हूं, अभी प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। कई बार हमने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं या कभी न्यूज़ में देख के हमको पता चलता है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि इन्फ्लेशन रेट, ऐसा पता चलता है कि इन्फ्लेशन रेट फॉर द पर्टिकुलर क्वार्टर इज 0.8% या 1.2%। ये इन्फ्लेशन रेट है, मतलब प्राइजेस जो है वो 0.8% बढ़ी है या सिर्फ 1.2%, ऐसी कुछ फिगर्स आती है। अब हम लोग सोचते हैं कि प्राइस में 1%, आधे % का ही इंक्रीमेंट हुआ है, इन्फ्लेशन रेट इतना है तो। लेकिन रियल लाइफ में, मतलब हम जो कंजम्पशन करते हैं वो देखा जाए तो हमारे लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। 1-2% प्राइस बढ़ने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट 1%, 2% से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम वो फील नहीं कर सकते कि हमको तो ये लगता है कि बहुत इंपैक्ट आता है, हमारा बजट डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे पास जो इनकम है वो इनकम बढ़ी है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन तो उतना नहीं बढ़ा, तो क्यों हम उसको कोप अप नहीं कर पाते? एक्चुअली ये जो है कॉन्सेप्ट, उसका बेस का जो कैलकुलेशन है ये अलग है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। हमें लगता है कि इतना कम इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम जो फील कर रहे हैं, हमारा जो फैमिली बजट डिस्टर्ब हो रहा है, उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन जो है, उसका जो पैटर्न है वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट जो डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, उसके ऊपर से डिजाइन करते हैं। मतलब होलसेल में जो प्राइसेस में चेंज होते हैं, वो चेंज का मेजरमेंट करके इंडेक्स डिजाइन किया होता है, और एवरेज बेस पर ये होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो चेंजेस है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन होता है। लेकिन एज अ हाउस होल्ड हम लोग होलसेल प्राइस का हिसाब से हमको पैसे या कंजम्पशन नहीं करते, हम लोग पैसे खरीदते भी नहीं है, क्योंकि हमें जो कमोडिटीज और सर्विसेज हम यूज करते हैं या एंड यूजर्स, वो हमें होलसेल प्राइस में नहीं मिलती है, वो रिटेल प्राइस में मिलती है। और इन्फ्लेशन हमको होलसेल प्राइस के रेट बताता है, रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन का डेटा देता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देते हैं, और इसीलिए हमारी फीलिंग और उनका कैलकुलेशन कभी मैच नहीं होता, और हमको लगता है कि ये डेटा प्रॉपर नहीं, डेटा प्रॉपर है लेकिन हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। मतलब इसके लिए हमको रिटेल प्राइस का इन्फ्लेशन कितना है वो पता होना चाहिए, तो हो सके कि हम उसको मैच करें। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक नया इंडेक्स समझने जा रहे हैं, और वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पहले तो है क्या, ये चीज क्या है? इसमें हम 2-3 चीजें देखेंगे। एक तो उसका मीनिंग पहले समझेंगे, फिर उसका कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर, रियल लाइफ प्रोसीजर जो है वो समझेंगे एज अ थियरी पार्ट, और उसका कैलकुलेशन जो है वो हम जो कैलकुलेट करने वाले उसके बेस पे एग्जांपल है, वो प्रैक्टिकल पार्ट भी हम सीखेंगे। देखते हैं पहले तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसका मैं शॉर्ट फॉर्म बोल दूं तो CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है क्या? सी, किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए आप पहले से वो डिसाइड कर दो कि आप किसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना चाहते हो।
अच्छा, तो पर्टिकुलर सेक्शन और क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड 1 पीरियड 2 के बीच में कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब उनको रहने के लिए, घर चलाने के लिए, लाइफ मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लिविंग कॉस्ट जो होता है उसमें बेस ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर में एवरेज बेसिस पर क्या चेंज हुआ, वो परसेंटेज चेंज जो है, रिलेटिव चेंज, उसका इंडेक्स जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। किसके लिए? देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्लास ऑफ सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग होगा। सपोज रिच क्लास का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा होगा, मिडिल क्लास का कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम होगा, पुअर क्लास का कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि वो कंजम्पशन जो चीजें कर रहे हैं वो बहुत कम खर्चे में कंज्यूम हो सकती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन जनरल नहीं निकाल सकते, कॉस्ट ऑफ लिविंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग कॉस्ट, रहने के लिए, जीने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या कॉस्ट होता है, बेस ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर में रिलेटिव चेंजेस क्या है एवरेज बेसिस पर, उसको परसेंटेज बेस पे एक्सप्रेस करेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये रियल लाइफ प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम पहले पर्पस डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या कौन से क्लास ऑफ पीपल के लिए, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इंडेक्स निकालना है, वो पहले डिसाइड करेंगे। मतलब हमको ये चाहिए कि बड़ौदा के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, या अहमदाबाद के लिए अहमदाबाद के टेक्सटाइल एम्प्लॉइज जो है, वर्कर्स जो है और जो लेबर एरिया में रहते हैं उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है। ऐसा कोई स्पेसिफिक ग्रुप आपको फिक्स करना पड़ेगा। जनरल ग्रुप के लिए, पूरे इंडिया के लिए जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि हर तरीके के अलग अलग लोग रहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का आपको पहले पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके पर्पस के लिए, कौन से ग्रुप के लिए आपको इंडेक्स निकालना है, वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, आपका वो ग्रुप सिलेक्ट हो गया है तो वो ग्रुप के हर हाउस होल्ड या हर फैमिली का आप डिटेल्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो ग्रुप भी इतना बड़ा होगा, आपने जो सिलेक्ट किया है, ठीक है, वो इतना बड़ा होगा कि हर एक का इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिलेक्ट किए हुए सेक्शन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो है उनमें से कुछ फैमिलीज का सफिशिएंट सैंपल लेंगे, सफिशिएंट साइज का सैंपल लेंगे, और वो सफिशिएंट साइज का सैंपल लेने के बाद हर फैमिली की कंजम्पशन पैटर्न चेक करेंगे। सैंपल में जितने फैमिली सिलेक्ट हुए हैं वो सिलेक्टेड फैमिलीज को हम जाके पूछेंगे कि भाई आपका कौन से आइटम आप कंज्यूम कर रहे हो, कौन सी क्वालिटी की कंज्यूम कर रहे हो, वो आप कहाँ से ले रहे हो, ठीक है। तो ये सब आपका खर्चा कौन से एरिया में ज्यादा हो रहा है, कौन से ग्रुप ऑफ एक्सपेंडिचर आप ज्यादा कर रहे हो, कहाँ कम कर रहे हो, तो ये जो इंक्वायरी करते हैं उसको बोलते हैं फैमिली बजट इंक्वायरी। तो हर फैमिली का एक्सपेंडिचर का जो बजट है और वो बजट कहाँ एलोकेट होता है उसका पूरा कैलकुलेशन जो है वो देखने से हमको पता चलेगा कि कंजम्पशन पैटर्न क्या है, इनका कौन सी कमोडिटी और सर्विसेज पर कंजम्पशन ज्यादा है या कम है, ये हमको पता चलेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फैमिली बजट इंक्वायरी। एक बार हमारा फैमिली बजट इंक्वायरी हो जाता है तो आइटम्स हमारी फिक्स हो जाती है कि ये आइटम्स जो है, ठीक है, उनका कंजम्पशन हो रहा है ये फैमिलीज के बीच। सैंपल में हमने जो फैमिली है उससे ये हमको पता चलेगा। अब इनका कंजम्पशन का आइटम या कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे वो एक बार पता चल जाए तो उनको आप ग्रुप में डिवाइड कर दो। जैसे कि कंजम्पशन, वो फूड के लिए कौन सी चीज का कंजम्पशन कर रहे हो तो लेकिन वो सभी चीज एक ग्रुप में आ जाएगी, जैसे कि फूड, फिर रेंट या एजुकेशन या फिर एंटरटेनमेंट
ऐसे अलग अलग आप ग्रुप बना सकते हो, फ्यूअल, और कुछ बच जाता है तो उसको आप बोल दो मिसलेनियस, तो कोई बचेगा तो उसको मिसलेनियस कैटेगरी में डालो। अच्छा, आप हो सकता है कि फूड में वो 50 या 100 आइटम यूज करता हो, लेकिन वो सभी आइटम का एक ग्रुप बन जाएगा, वो फूड में आ जाएगा। ऐसे रेंट, फ्यूअल, क्लोथिंग, हो सकता है कि कपड़े में खर्च कर रहा है तो क्लोथिंग का पूरा एक ग्रुप होगा, मिसलेनियस। ऐसे आप पहले ग्रुप बना दो, फिर हर ग्रुप में कौन सी आइटम्स यूज हो रही है वो आइटम्स आपको पहले से फैमिली बजट इंक्वायरी से पता चल गई है। अब आपको क्या करना है, ये आइटम्स की प्राइसेस कलेक्ट करनी है। आप जो पीरियड में इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो करंट पीरियड है, ऐसे 2-3 साल का आपको इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हर साल का, हर पीरियड का प्राइसेस कलेक्ट करो। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब एंड कंज्यूमर जो है, वो एंड कंज्यूमर जो प्राइस पे कमोडिटी सर्विसेज परचेस करता है वो प्राइस आपको कलेक्ट करनी है। मतलब कौन सी प्राइस कलेक्ट करनी है, तो वो होलसेल नहीं होनी चाहिए, वो रिटेल प्राइस होनी चाहिए। रिटेल प्राइस, और वो जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, जो सेक्शन की बात कर रहे हैं, वो जनरली जहां से वो कलेक्ट करता है ये सब चीजें, ये कमोडिटी सर्विसेज कंज्यूम करता है, उस जगह की प्राइसेस आपको कलेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं गुजरात में बैठ के इंडेक्स निकाल रहा हूं और प्राइसेस में कश्मीर की ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्राइसेस वहां पर अवेलेबल स्टोर या सर्विस प्रोवाइडर जो प्राइस पे आपको दे रहे हैं वो रिटेल प्राइस आपको लेनी है। अच्छा, तो वो सब प्राइसेस कलेक्ट कर ली हमने जो पीरियड के लिए हम ये इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ हमने यही प्राइसेस और उनका कंजम्पशन पैटर्न बेस ईयर के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो बेस ईयर कौन सा है वो पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके बाद एक पॉइंट आएगा सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। कोई भी रिसेंट पास्ट का नॉर्मल पीरियड आप सिलेक्ट कर लो और वो पीरियड के भी प्राइसेस और कंजम्पशन पैटर्न जो है वो कलेक्ट करो। तो आपको रिटेल प्राइसेस करंट ईयर की और बेस ईयर की चाहिए, कंजम्पशन क्वांटिटी करंट ईयर की और बेस ईयर की चाहिए, और बेस ईयर प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना चाहिए। क्या पॉइंट ध्यान में रखने वो पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये सब डेटा हमारे पास आ गया, डेटा आने के बाद हमें क्या करना है, इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन आपको मालूम है इंडेक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। तो क्योंकि हर आइटम को मैं इंडिविजुअली स्टडी नहीं करूंगा, लेकिन एवरेज के बेस पे स्टडी करना है, जनरल स्टडी करना है, तो मुझे एवरेज का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैं कौन सी एवरेज निकालूं, मतलब एवरेज में हमारे पास या तो मैं एरिथमेटिक मीन से जाऊं या ज्योमेट्रिक मीन से जाऊं। एरिथमेटिक मीन से जाऊं तो सिंपल और वेटेड ऑप्शन है, ज्योमेट्रिक मीन से जाऊं तो भी सिंपल और वेटेड ऑप्शन है। आइडियली ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज, वर्ड ध्यान में रखिएगा, इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज ज्योमेट्रिक मीन। बट प्रैक्टिकली geometric mean is not used but arithmetic mean is used in constructing index number। तो ज्यादातर ज्योमेट्रिक मीन का यूज नहीं करते, प्रैक्टिकली अरिथमेटिक मीन का यूज करते, और वो भी वेटेड अरिथमेटिक मीन। सो वेटेड अरिथमेटिक मीन इज एप्रोप्रिएट एवरेज, इसका हम यूज करेंगे। हम मोस्ट एप्रोप्रिएट बोला जाए तो बराबर है ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन वो थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन का। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी एवरेज से इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ज्यादातर अरिथमेटिक मीन से होता है, लेकिन वो डिसाइड करना पड़ता है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हमको कंप्लीट करना है कि ये एवरेज तो हम फॉलो करेंगे, कौन सा वो डिसाइड कर दिया, लेकिन वेटेड एवरेज फॉलो करना है तो वेट कैसे देंगे। वेट मींस आप जो भी कमोडिटी सर्विसेज यूज कर रहे हो उसका इंपॉर्टेंस कितना है, ज्यादा जो इसका यूज होता है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसका कम यूज होता है उसका कम इंपॉर्टेंस है। तो ये जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय वेट। तो वेट असाइन करना पड़ेगा, तो कौन सा वेट का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो वेइंग सिस्टम दो पैटर्न फॉलो करती है, एक है इंप्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। इंप्लिसिट वेट मतलब क्या, वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वेइंग है, जहां आप
वेट को किसी एक्सप्रेसिव नंबर में नहीं लिखते, लेकिन आपका प्रोसीजर ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली वेट वहां कवर हो चुका होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि सपोज वीट का कंजम्पशन जो है वो ऑयल के कंजम्पशन से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, वीट जो है उसकी 3 वैरायटी कंसीडर करेंगे जब हम डेटा लेंगे तब, और ऑयल की 1 वैरायटी लेंगे तो ऑटोमेटिकली वेट इज टेकन केयर ऑफ। लेकिन वो कहीं हमने एक्सप्रेसिवली लिखा नहीं है, वो इनडायरेक्टली हो चुका है, मतलब वो बिल्कुल समझ के चलो हिडन फॉर्म में है, पता नहीं चलेगा कि किसका ज्यादा वेट लिया है किसका कम वेट लिया है, लेकिन जो इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करता है उसको मालूम है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट वेट। दूसरी एक पैटर्न है एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट में आप वेट जो है, इंपॉर्टेंस जो है, उसको सीधा एक नंबर में एक्सप्रेस कर देते हो। जैसे कि वीट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है और ऑयल का इंपॉर्टेंस कम है, वही एग्जांपल लेके मैं चलो, तो वीट का इंपॉर्टेंस 3 टाइम्स ऑफ ऑयल है, तो वीट को मैं वेट 3 दूंगा और ऑयल को मैं वेट 1 दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं दोनों का एक्सप्रेसिवली किसी नंबर में मैंने वेट दे दिया है, तो उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट वेट। तो इससे भी हम काम कर सकते हैं, इम्प्लिसिट वेट फॉलो करना है या एक्सप्लिसिट वेट फॉलो करना है, वो भी डिसीजन लेंगे, और पूरा ये काम हो जाने के बाद हम इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये रियल लाइफ की बात की, लेकिन हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक्सप्लिसिट वेट में ही होंगे, क्योंकि रियल लाइफ में क्या कौन किसको कितना वेट दिया है, कौन सी आइटम ली है, किसकी 3 वैरायटी ली है, किसकी 2 वैरायटी ली है, वो अलग बात है। लेकिन हम एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इस तरीके से करो, मतलब हम एक्सप्लिसिट वेट वाले क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। उसमें 2 मेथड है, एक तो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरी है फैमिली बजट मेथड। तो हमें ये 2 मेथड फॉलो करनी है, दोनों मेथड से आप काम कर सकते हो, और इंडेक्स जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दोनों मेथड से आप एक ही इंडेक्स, मतलब एक ही आंसर निकलेगा। ऐसा नहीं कि ये मेथड से जाओ तो दूसरा वैल्यू निकलेगा और ये मेथड से सेम ही आंसर रहेगा, लेकिन 2 अप्रोच है अलग अलग, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली मेथड। तो अभी मैं आपको ये दोनों मेथड जो है वो कैसे हम उसको समझेंगे, उसका डिटेल डिस्कशन होगा, और उसके बाद हम उसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड का डिस्कशन हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके।